Welcome students. Today we are going to discuss two topics. The first is capacitance of a parallel plate capacitor with the conducting slab, and the second one is capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के फिगर्स में काफ़ी डिफरेंस आएगा. पहले हम कंडक्टिंग स्लैब का डिस्कस कर लेते हैं. जो मेन की पॉइंट डिफरेंस है वो ये है कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो. लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी, बल्कि पोलराइजेशन की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, ईपी, और उसको हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. चलें, अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. पीपीसी का कैपेसिटेंस निकालना है विद कंडक्टिंग स्लैब. 2 स्टेप्स में इस आर्टिकल को मैं करा रही हूँ. नेक्स्ट टॉपिक भी हम 2 स्टेप में करेंगे, तो आपको स्टेप वाइज करना है. स्टेप 1 क्या है कि जब हम कंडक्टिंग स्लैब नहीं डालेंगे तो सिंपल ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा और इसकी कैपेसिटेंस हम अब प्रीवियस आर्टिकल में निकाल चुके हैं. कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी. उसको इक्वेशन नंबर 1 से मार्क कर दिया हमने. अब सिंपल, अभी हमने कंडक्टिंग स्लैब नहीं डाली है, तो उस टाइम पर जब इन प्लेट्स पर चार्ज क्या था, कैपिटल क्यू. हमने चार्ज क्या लिया था प्लेट्स पर, कैपिटल क्यू. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी होगी, चार्ज अपॉन एरिया. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2 शीट्स के बीच में पढ़ा था हमने पहले भी, कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो पोटेंशियल जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जब कंडक्टिंग स्लैब नहीं है तो कितना होगा, वी नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो वी नॉट की वैल्यू, अगर हम ई नॉट का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हमारा पोटेंशियल आ गया. ये स्टेप 1 है. ये स्टेप 1 कब तक है, जब हमने कोई भी कंडक्टिंग स्लैब यहाँ इंसर्ट नहीं की है. स्टेप 2 पे आते हैं. अब स्टेप 2 पे हमने क्या किया है, अब हमने कंडक्टिंग स्लैब डाल दी है. क्योंकि ये स्लैब कैसी है, कंडक्टिंग, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ज़ीरो. हमने मान ली कि ये स्लैब कितनी थिकनेस की है, टी. डिस्टेंस कितना था, डी. टी बताओ, डी से लेस है या ज़्यादा है, ये बेटे टी जो डी से है वो क्या है, कम है. डी टी से ज़्यादा है या टी डी से कम है. अब स्लैब डालने से क्या होगा, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी दोनों प्लेट्स के बीच में, वो पहले कितनी थिकनेस पर काम कर रही थी, डी पर. लेकिन अब वो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस पोर्शन में काम करेगी, ये जो पोर्शन साइड में बच गया, इस पोर्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी काम करेगी. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े पोर्शन पे काम करी है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज. तो हमने क्या लिखा, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन द रीजन डी माइनस टी. पहले बेटे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर काम कर रही थी, डी डिस्टेंस पर. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर है ये कितने डिस्टेंस पर काम करेगी, डी माइनस टी, जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है. तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा. उसके लिए पोटेंशियल क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे काम कर रही है, डी माइनस टी. तो नया पोटेंशियल कंडक्टिंग स्लैब के डालने के बाद कितना आएगा, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दी हमने जो ऊपर लिखी हुई थी. ई नॉट की वैल्यू कितनी थी, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट. डिस्टेंस कितना है अब, डी माइनस टी. अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में डिफरेंस देखो, सिर्फ डिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. यहाँ डिस्टेंस डी पर काम कर रहा था और यहाँ ये पोटेंशियल डी माइनस टी पर काम कर रहा है. अब जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल. चार्ज हमें पता है प्लेट्स पर वही है क्यू, लेकिन हमने पोटेंशियल इक्वेशन नंबर 2 में निकाल चुके हैं. हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 2 यूज़ करके, और हमारे पास कैपेसिटेंस कितना आ गया, ए एप्सिलॉन और डी माइनस टी. डी मैंने कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि मैं अब रिजल्ट को सी नॉट जो की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ. सी नॉट कौन सा था, इक्वेशन नंबर 1 में हमने सी नॉट पहले भी लिया था, देखें. तो अब हम कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस सी नॉट की फॉर्म में निकालेंगे. तो ए एप्सिलॉन नॉट डी मैंने कॉमन ले लिया, बेस में से वैल्यू बची 1 माइनस टी बाई डी. ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को सी नॉट से रिप्लेस कर दिया, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास सी इज इक्वल टू सी नॉट बाई 1 माइनस टी बाई डी. अगर मैं यहाँ से नोट देखूँ इस रिजल्ट को, तो सी जो है वो सी नॉट से बड़ा है. सी जो नई कैपेसिटेंस आई है मेरी इन मीडियम विद कंडक्टिंग स्लैब, दैट इज ग्रेटर देन सी नॉट. तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गया हमारा, जब हमने क्या डाली, एक
कंडक्टिंग स्लैब डाली। अब हम देखते हैं कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो क्या हुआ। फिर से हमने एक पीपीसी लिया, स्टेप वही है हमारा 1, पीपीसी की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वेशन नंबर 1 से दी जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितने डिस्टेंस पर काम कर रही थी, कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर, और कितनी थी, चार्ज अपॉन एरिया जो कि सिग्मा होता है, चार्ज अपॉन एरिया और एप्सिलॉन नॉट, ये हुई पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही पोटेंशियल, पहले जो पोटेंशियल था वी नॉट वो कितनी डिस्टेंस पर काम कर रहा था, डी पर काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो इंडक्शन या पोलराइजेशन की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, ऑपोजिट चार्जेस यहाँ क्रिएट होंगे। तो अंदर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी क्योंकि चार्जेस क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जब चार्जेस सेपरेट हो गए, पॉजिटिव रीजन यहाँ आ गया, यहाँ नेगेटिव रीजन, तो क्या हो गई, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उसको क्या नाम दिया, ई, क्या नाम देंगे हम उसको, ईपी। इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ड्यू टू पोलराइजेशन। अब देखिए पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी ई नॉट, अब कितनी इंड्यूस हुई है, ईपी। इसका मतलब कि अब थिकनेस टी में तो काम कर रही है ईपी और डी में कितनी कर रही थी, ई नॉट। तो अगर मैं बीच वाले रीजन में, जो मैं ये शेड कर रही हूँ रीजन, इस रीजन में मैं बात करूँ तो इस रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, ई, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितनी सारे में थी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस जितनी टी थिकनेस में थी, कितनी, ईपी। स्टेप 2 देखें, जब कंडक्टिंग स्लैब डाली तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन प्रोसेस हुआ। तो टेबल की फॉर्म में मैंने इसको बहुत ईजी मोड में डिस्कस किया है। देखें कैसे, मैंने कहा जब एयर थी यानी पीपीसी सिंपल था, पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट। लेकिन वो कितने डिस्टेंस पर काम कर रही थी, एयर था। जब अगर मैं इसके बीच में क्या लूँ, एयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितने डिस्टेंस पर काम कर रही थी, डी डिस्टेंस पर काम कर रही थी। लेकिन अब देखें, अब ये है बाद में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने के बाद दो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास। अब कौन कौन सी, एक ई नॉट और एक रिड्यूस्ड, कौन सी, ई नॉट माइनस ई पी। तो अब ई नॉट तो देखो इस फिगर में कहाँ पर काम कर रही है, ई नॉट पहले जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली थी तो ई नॉट काम कर रही थी कहाँ पर, पूरे रीजन डी में। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद देखें अब इस फिगर में ध्यान से, अब ये ई नॉट जो है ये कौन से पोर्शन पे काम कर रही है, इस शेडेड पोर्शन पे। देखें शेडेड पोर्शन क्या हुआ है, शेडेड पोर्शन बताओ कैसे निकालेंगे, टोटल था डी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी थिकनेस की थी, टी, तो शेडेड पोर्शन की थिकनेस कितनी बची, डी माइनस टी। तो मैंने यहाँ ई नॉट लिखा, ई नॉट कितने पोर्शन पे काम कर रहा है, डी माइनस टी, और ई जो रिड्यूस्ड वैल्यू है वो किस पे काम कर रहा है, थिकनेस टी पर। ये हम टेबल क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगी, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस किसके बराबर, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चल निकाल लेते हैं, तो पोटेंशियल निकाला। अब पोटेंशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो रीजन्स में निकल रहा है तो पोटेंशियल भी दो का सम आएगा। कैसे निकालते हैं पोटेंशियल, देखें कैसे निकालते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। तो पोटेंशियल हमने कैसे निकाला, पोटेंशियल निकला हमारा ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। इन फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड में जो नई वैल्यू थी रिड्यूस्ड वैल्यू, उसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूले से के से लिखा, ई नॉट बाय ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ई को हमने रिप्लेस कर दिया। अब ई नॉट कॉमन आ गया, ब्रैकेटेड टर्म आ गई, ई नॉट की वैल्यू पहले हमें पता है पीपीसी वाले फॉर्मूले से, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमारा पर्पस था कैपेसिटेंस निकालना। क्या पर्पस था हमारा, कैपेसिटेंस क्या फॉर्मूला होता है, क्यू बाई v। अगर मैंने v का वैल्यू पुट किया इक्वेशन नंबर 2 से, ऑन सॉल्विंग q से q कैंसिल, तो c का वैल्यू आ गया a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब एक स्पेशल केस आता है कि अगर मैं जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूं वो इतनी फिट डाल दूं कि वो बिल्कुल कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ टच हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस था कितना, d, उतनी ही हमने थिकनेस की स्लैब डाल दी। तो हम d को किससे रिप्लेस कर देंगे, t से, या t को किससे रिप्लेस कर देंगे, d से। इस इक्वेशन में
इक्वेशन 4 में अगर मैं देखे यहाँ टी की जगह क्या कर दूँ डी, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों और टी की जगह क्या आ जाएगा डी। तो कैपेसिटेंस कितना बन गया C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो हमारी स्लैब थी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था के, तो C इज इक्वल टू के सी नॉट। अगेन इस रिजल्ट में भी कैपेसिटेंस क्या हो जाता है इंक्रीज। अगर हम दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करें, कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हम देखेंगे जो कंडक्टिंग स्लैब है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है दोनों में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है इंक्रीज। इसमें भी कैपेसिटेंस इंक्रीज और इसमें भी कैपेसिटेंस इंक्रीज। लेकिन अगर फॉर्मूला कोई आपसे पूछे तो हम यहाँ क्या लिखते हैं C इन कंडक्टिंग स्लैब इज इक्वल टू C नॉट बाय डी माइनस टी। और यहाँ क्या लिखते हैं हम C इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ C इज इक्वल टू C नॉट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम क्योंकि मैंने यहाँ D कॉमन नहीं लिया है, क्योंकि मैं यहाँ D कॉमन नहीं ले रही तो C नॉट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको क्या लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। लेकिन दोनों ही केसेस में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। अब आइए इसके कुछ और थोड़े से बेसिक केसेस हम पढ़ सकते हैं इसके, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए है कि अगर हमने एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली हैं तो रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस जितनी भी स्लैब डाली है उनकी थिकनेस T1 प्लस T2 प्लस T3 एक ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ये जो केस है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इस कंसेप्ट को जो है वो क्लियर